हाय एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं, चैप्टर 6 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। 5 चैप्टर हम अपनी कंपनी एक्ट के कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 6 के अंदर है 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूं। अब जो चैप्टर चलेंगे वो छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। दूसरा हमने काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर जो है वो छोटे छोटे हैं। उसके बाद जो 10वां चैप्टर है शेयर कैपिटल, ये बड़ा है। उसके बाद आगे के थोड़े छोटे छोटे है, फिर एक बड़ा है, ऐसे करके है ये। तो आइए, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी आप देखना ये जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। 9 तक है ना, 5 से लेकर 9 तक वो जल्दी जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 चैप्टर में हम जल्दी पहुंच जाएंगे, 10वें में शेयर कैपिटल। ठीक है, 2016 सिलेबस के लिए यहां तक है और 2022 सिलेबस के लिए यहां तक है। तो अगर कोई बच्चा, ये कोई स्टूडेंट ये 2016 सिलेबस वाला देख रहा है तो आपको सिर्फ डायरेक्टर तक पढ़ना है, इसके बाद का नहीं पढ़ना। बाकी डायरेक्टर तक 2016 हो या 2022 पूरा कॉपी है। 2016 वालों के लिए यहां तक और 2022 वालों के लिए यहां तक है। ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि देखिए कंपनी जेट चाहे 16 सिलेबस हो 22 है तो सेम ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। जब आप अपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर लेते हो तो आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना होगा विद इन 30 डे ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। रीजन क्या है, क्यों खोले रजिस्टर्ड ऑफिस? देखिए, जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं तो कंपनी खोली आपने, आपके डॉक्यूमेंट में तो दिख ही रही है कि कंपनी खोली हुई है, पर कंपनी है कहाँ? कोई अगर विजिट करना चाहे कहाँ करेगा विजिट? दूसरा, कोई भी नोटिस अगर गवर्नमेंट द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा भेजना हो, वो कहाँ भेजेगा? कोई भी आपको एक्नॉलेजमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट के थ्रू भेजेगा तो कहाँ भेजेगा? तो इसके लिए आपका खुद का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। तो कंपनी का खुद का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस वो रिसीव कर पाए, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से भेज पाए। क्योंकि आपको पता है जब कोई लेटर भेजा जाता है तो टू और फ्रॉम दोनों लिखा जाता है, किसको भेज रहे हैं और कहाँ से भेज रहे हैं। मान लो जिसको भेज रहे हैं वहां नहीं पहुंचा तो फिर वापसी आ जाता है फ्रॉम वाले पे जहां से वो भेजा गया है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस होना का बहुत जरूरी है। रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर खुद का अपना खोलना है। ठीक है, और अगर आप इनकॉर्पोरेशन से पहले खोल के रख लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। रजिस्टर्ड ऑफिस, सबसे पहले बेसिक पॉइंट पढ़ा है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्ड अ कंपनी टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ इट्स ओन फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशन एंड नोटिस एड्रेस टू द ऑफिस। ऑब्वियस है, जो भी कम्युनिकेशन रिसीव करोगे आप डॉक्यूमेंट के थ्रू, इंफॉर्मेशन जो भी रिसीव करोगे, इसके बाद एक्नॉलेजिंग, जैसे कि जो भी नोटिस आपको मिलता है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एंड नोटिस जो कि डिपार्टमेंट द्वारा कभी कभी आप पे भेजा जाएगा अगर आप कोई गलत या रूल तोड़ते हैं तो। उसके लिए आपको एक, आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए आपकी खुद की कंपनी का। तो आपको एक ऐसी जगह पर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना है जिसका कोई ना कोई एड्रेस हो। कहीं भी खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जिस स्टेट पर आपने अपना कंपनी को इंकॉर्पोरेट करा है उसी स्टेट पर खोलना होगा, ये तो कंपलसरी है। द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी ओपन विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकती है। इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस अपना खोलना होगा? 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना पड़ता है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आ जाए छोटा पॉइंट है। अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस खोलते हैं तो कुछ वेरिफिकेशन होती है। अब वो वेरिफिकेशन क्या है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द कंपनी शैल फर्निश टू द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ हिज रजिस्टर्ड ऑफिस। मेरी कंपनी है और मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लिया है, तो मैं उस रजिस्टर्ड ऑफिस के वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट किसको भेजूंगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजूंगा, आरओसी को भेजूंगा, फर्निश करूंगा कि हाँ भाई हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस खुल चुका है और ये रहे उसके डॉक्यूमेंट। क्या हो सकते हैं डॉक्यूमेंट? जैसे कि आपने कहीं पर रेंट पे लिया है, कोई जगह आपने रेंट पे ली है तो रेंट एग्रीमेंट दे दो। ठीक है कि हाँ ये लो भाई रेंट एग्रीमेंट है ना। या अगर आपने खुद का लिया है तो पेपर ऑफ दी बिल्डिंग वो दे दो।
तो वो एक वो हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस ये है, ये रेंट पे लिया था, ये लैंड एग्रीमेंट, और ये यहाँ पर अपना है तो ये अपना प्लॉट का वो प्लॉट या फिर कोई बिल्डिंग है, लैंड है, उसके पेपर। तो क्या करा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में, तो ये कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफिस खोला जाएगा, और जब आप रजिस्टर ऑफिस खोल लोगे तो उसको वेरिफिकेशन भी करना होगा आरओसी के थ्रू। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। वेरिफिकेशन सबमिशन विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन अ फॉर्म नंबर INC 22 अलॉन्ग विद द फीस। कह रहा है जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्टर ऑफिस भी खोलो, और उसमें उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म भी जमा कराओ। मतलब ये नहीं है कि 30 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब जिस दिन आपका इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, जिस दिन कंपनी का दोस्तों इनकॉर्पोरेशन होगा, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफिस भी खोलना है, साथ में वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट भी कराने हैं ऑन द फॉर्म नंबर INC 22। तो फॉर्म नंबर INC 22 किस लिए है? वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि 30 दिन के अंदर सबमिट कराने होंगे ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि हमने अपना रजिस्टर ऑफिस खोल लिया है और ये रहे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स। राइट, समझ में आ गया? The following document according to the rule 25 of the company incorporation rule 2014 shall be attached to the form। तो कह रहा है जब ये फॉर्म भरोगे ना INC 22, जब आप फॉर्म भरोगे कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी, फॉर्म भी होगा, और फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे, मतलब स्टेपल कर दो और क्या अटैच हो गया वो, आपको डॉक्यूमेंट क्या करने होंगे? अटैच करने होंगे। अब ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से है? तो ये रूल 25 द्वारा बताया गया है, इनकॉर्पोरेशन रूल। अब यहाँ पर रूल लिखा है ना, इसका मतलब कोई डॉक्यूमेंट अगर ऐड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट अगर हटाना हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, वो हटा सकती है विदाउट किसी की परमिशन लिए बिना। ये लोकसभा राज्यसभा में पास नहीं होता, ये विदाउट किसी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ऐड ऑन या फिर हटा सकती है, क्योंकि ये रूल्स है, और रूल्स बनाने का काम होता है रूलिंग पार्टी का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी चल रही है उनका काम है। तो द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू रूल 25, तो कुछ डॉक्यूमेंट और है जो आपको फॉर्म INC 22 के साथ अटैच करके जमा कराने होंगे आरओसी को विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। याद होगी बातें? रूल 25 में क्या दे रखे हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्स जो INC 22 फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, एक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं ये जो अटैच करने हैं, और आरओसी को जमा कराना है जब से आपने इनकॉर्पोरेशन खोली है, जब से आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा है, जब से आपको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिला, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर ये सब होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस भी खोलो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के तहत, और एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के तहत वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट भी करो INC 22 फॉर्म के साथ अलोंग विद फीस विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बार बार बोलने पे याद हो जाती चीजें। आइए अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है एज पर रूल 25, ठीक है ना। द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द नेम ऑफ द कंपनी। जैसे आपने कोई अपनी कंपनी के नाम पर कोई लैंड ली, कंपनी के नाम पर कोई ऑफिस खरीदा, कंपनी के नाम पे रेंट पे लिया है, तो कंपनी के नाम पे जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसको हम कहते हैं ऑनरशिप टाइटल कह सकते हैं, या रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट। जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी के नाम पर ऑफिस खरीदे ही, हो सकता है वो ऑफिस रेंट पर ले, तो रेंट एग्रीमेंट दे दो, जो ऑनर है लैंडलॉर्ड है उससे रेंट एग्रीमेंट बनवाए कंपनी के नाम पर कि हाँ कंपनी के नाम पर हमने ये ऑफिस लिया है, वो डॉक्यूमेंट देना। अब कॉपी ऑफ लीज और रेंट ऑथराइज, अगर आपकी खुद की प्रीमाइसेस है तो आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट को जमा कराओगे। अगर आपने खुद की प्रीमाइसेस नहीं है तो उस केस के अंदर आपको एक रेंट या लीज, जो रेंट एग्रीमेंट आप बनाओगे, लीज एग्रीमेंट जो आप बनाओगे, उसकी कॉपी जमा करानी होगी। तो सिंपल चीज है, इन दोनों में से एक ही पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों या तो आपकी खुद की प्रीमाइसेस होगी या आप रेंट पे ले लोगे। खुद की प्रीमाइसेस है तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट कंपनी के नाम पे लो प्रीमाइसेस, और कंपनी हाँ ये होनी चाहिए कंपनी के नाम पे एटलीस्ट प्रीमाइसेस लो। रजिस्टर ऑफिस इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पर रजिस्टर ऑफिस होने चाहिए, प्रीमाइसेस और रजिस्टर ऑफिस इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पर प्रीमाइसेस का जो रजिस्टर ऑफिस को कंपनी के नाम पर होना चाहिए, अपने नाम पे नहीं। A copy of lease or a rent authorization in the name of company along with the copy of rent paid received not older than 1 month। मैंने अभी रेंट लिया है, अभी रेंट पे मैंने एक बिल्डिंग ली है, उसका रेंट जो मैं पे करूंगा ना, उसकी रिसिप्ट, जो मैंने रेंट पे करा उसकी रिसिप्ट कि हमने रेंट पे करा इस महीने का इतना, और साथ में रेंट की लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट की कॉपी वो लगानी है। अगर आपकी खुद की प्रीमाइसेस नहीं है, आपने बिल्डिंग को रेंट पे लिया हुआ है या कोई ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, तो सिंपल सी चीज है। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी हो तो उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दे दो, अगर आपने बिल्डिंग नहीं खरीदी हो तो रेंट एग्रीमेंट दे दो, और 1 महीने पुरानी ज्यादा से ज्यादा रेंट रिसिप्ट दे दो जो आपने पे करी है, बस। तीसरा डॉक्यूमेंट कह रहा था प्रूफ। अच्छा, पहला और दूसरे डॉक्यूमेंट में और होगा,
इन दोनों में से एक ही है ना। तीसरा डॉक्यूमेंट कह रहा था प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ एनी यूटिलिटी सर्विस लाइक टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, डिस्पिसिटिंग द एड्रेस ऑफ प्रीमाइसी इन द नेम ऑफ ऑनर ऑर्डर डॉक्यूमेंट एज द केस में बी विच नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। कहता है अगर आपने कोई ऑफिस रेंट पर लिया है, सिंपल सिंपल से डॉक्यूमेंट है यार, ये बिजली का बिल हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे करके जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उनके डॉक्यूमेंट जो है वही है इसमें भी, ठीक है। रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट ले लो, बिजली का बिल दे दो, गैस इलेक्ट्रिसिटी है गैस का बिल दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिक, टेलीफोन का है तो टेलीफोन। 2 महीने पुराना कम से कम चलेगा, उससे ज्यादा पुराना नहीं होगा, 2 महीने के पुराना तक चलेगा, या इस महीने का दे दो, पिछले महीने का, या 2 महीने पुराना, बस ये बिल भी आपको अटैच करना होगा साथ के साथ। अच्छा, आपका अगर रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने रेंट पे लिया है तो ऑनर के नाम पे बिजली का बिल होगा, वो लगा देना। अगर आप खुद ओनर है तो रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपके नाम पर होगा तो उसके नाम पर आपको दे रहा है। मतलब बेसिकली गैस इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन के बिल्स 2 महीने पुराने भी जमा कराने उस प्रीमाइसिस के। The authorization from the owner or authorized occupant of the premises along with the proof of ownership occupancy authorization to use the premises by the company as it the register office। जो ऑनर है उससे ऑथराइजेशन लो, जैसे कि मान लो मेरी खुद की कंपनी है, 2 केस हो सकते हैं। मेरी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस खोलना है, बिल्डिंग आपकी है, मैंने आपसे किराए पे ली, तो मैं आपसे एक ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट साइन कराऊंगा कि आपने मुझे ऑथराइजेशन दी है कि मैं अपनी कंपनी एज अ कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एज यहाँ पर खोल सकता हूँ और कंपनी चला सकता हूँ। ये ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मैं आपसे लूंगा। मैं आप कुछ नहीं होगा, एक डॉक्यूमेंट में मैं वो लाइन सारी लिख दूंगा जो मुझे लिखनी है। जैसे कि ये लिखूंगा कि लैंडलॉर्ड ने अपनी मर्जी से मुझे ऑथराइज करा है कि मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस खोल सकूँ और उसको चला सकूँ, मैं साइन करवा लूंगा, वो हो गया ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट। और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एफिडेविट में करवा लो, और जब मैक्सिमम अगर आपको पक्का करना है तो इतना ही होता है। तो ये कोई बड़े बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है, है ना। एडवोकेट के पास जाओ, वहां से बोलो भाई एफिडेविट में ये बातें लिख दे, वो लिख कर निकाल देगा, आप साइन करवा लेना लैंडलॉर्ड से। पहला केस क्या है, मेरी को रजिस्टर ऑफिस खोलना है, मेरे को रजिस्टर ऑफिस खोलना है और मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मैंने रेंट पे आपसे ली रखी है, तो आपका ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मैं जमा कराऊंगा। मेरे नाम पर बिल्डिंग है और मैं अपनी ही नाम की अपनी ही बिल्डिंग पे अपना रजिस्टर ऑफिस खोल रहा हूं, पर बिल्डिंग मेरे नाम पर है, लैंड मेरे नाम पर है, मेरे ऑफिस के नाम पे नहीं है, फैक्ट्री के नाम पे नहीं है, ओ कंपनी के नाम पे नहीं है, तो फिर मैं खुद ऑथराइजेशन में डॉक्यूमेंट पे साइन करूंगा कि हाँ मैं अपने आप को ऑथराइज कर रहा हूं कि मैं अपने यहाँ पर ऑफिस चला सकता हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं कंपनी आरओसी में। तो आरओसी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, ऑनरशिप टाइटल जमा कराना है अगर आप खुद की बिल्डिंग है, रेंट पे ले रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट जमा कराना है, और 1 महीने का रेंट जो पे करा है वो उसका रिसिप्ट जमा कराना है, ठीक है। तीसरा आपके पास आ जाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या टेलीफोन बिल नॉट ओल्डर देन 2 मंथ, वो जमा कराना है। साथ में आपको एक ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट भी जमा कराना है जिसमें ऑनर, जो बिल्डिंग का प्रीमाइसेस का ऑनर है, उसके साइन हो और वो ऑथराइज करे कि आप इसमें रजिस्टर ऑफिस खोल सको अपनी कंपनी का, या उसको चला सको अपनी कंपनी। ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने। खत्म हो गया पॉइंट, सिंपल सिंपल से सारे पॉइंट है, 4 पॉइंट है, चारों याद करवा दिया मैंने आपको। ऑनरशिप टाइटल, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं अगर आपकी खुद की प्रीमाइसेस है तो, अगर आपने रेंट पे लिया है तो रेंट एग्रीमेंट जमा कराना है, लीज एग्रीमेंट जमा कराना है, और रेंट जो पे करा है उसका रिसिप्ट जमा कराना है, 1 महीने पुराना ही रेंट पेड वाला रिसिप्ट दिखाना है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फिर टेलीफोन में से कोई एक बिल आपको जमा कराना है, नॉट ओल्डर देन 2 मंथ। रेंट रिसिप्ट जो होगी वो 1 महीने पुरानी, और बिल जो होंगे वो 2 महीने पुराने चेक कर सकते हैं। और लास्ट में ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट जमा कराना है ऑनर से, बिल्डिंग का जो ऑनर होगा उसका, कि यहाँ पर हम रजिस्टर ऑफिस खोल सके और उसको चला सके अपनी कंपनी। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के तहत। मैं सारे सेक्शन याद करा दूंगा। सेक्शन 12(1) में तो आपको ये बताया गया था कि रूल, आपको ये बताया गया था कि 30 दिन के अंदर अंदर, जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी खोलनी है, राइट। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में ये बताया था। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में ये बताया। ये चीज ना आप ऐसे बोल बोल के याद करो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर लिखना तो इन हैंड आपका अपनी है। अगर आप अपनी इंग्लिश खराब है तो आप उसको याद कर सकते हो टू दी पॉइंट। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में ये बताया गया था, जब भी कंपनी इंकॉर्पोरेट होगी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफिस खोलना होगा, जिससे एक्नॉलेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट, एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट, नोटिस वगैरह के उस एड्रेस पे आ सके। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि जब भी आप अपना रजिस्टर ऑफिस खोलोगे तो हमें वेरिफिकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? वो डॉक्यूमेंट जो भी आप अटैच करोगे वो फॉर्म INC 22 में अटैच करोगे, फॉर्म नंबर INC 22 विद द फीस, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करोगे। डॉक्यूमेंट बताया रूल 25 ने ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में। इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 लॉन्च करा, उसमें रूल 225 है, वो बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट
जमा कराने हैं, अटैच करने हैं फॉर्म नंबर INC 22 के साथ और वेरीफाई करना है अपना रजिस्टर ऑफिस को, फिर वो चार्ट फॉर्म आ गया, खत्म। ये 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय कंपनी। कंपनी का नाम, कंपनी अपना नाम पब्लिकेशन करेगी। पब्लिकेशन क्या करेगी, देखिए आगे बढ़ते। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी शैल पब्लिश इट्स नेम इन द फ्लोइंग मैनर। हर एक कंपनी को अपना नाम पब्लिश करना है, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में। अब सब बात तो वही हुई न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में पब्लिश करना है। कैसे कैसे पब्लिश करना है वो आपको डिटेल बता रहा है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बता रहा है कंपनी को अपना नाम पब्लिश करना है, किस मैनर में पब्लिश करना है नीचे दिया गया हुआ है, वो पढ़ते हैं। The company shall paint or affix its name and address of register office, keep the same painted or affixed on the outside of the every office of the company or place in which the company carry on its business। बड़ा सिंपल सा पॉइंट बोला है। कंपनी को जिस जगह पर रजिस्टर ऑफिस खोला जाएगा, आपने देखा होगा रजिस्टर ऑफिस के सामने बोर्ड लगा लेते हैं, पेंट कर देते हैं कि ये रहा कंपनी का नाम, ये रहा। और कंपनी, कोई भी कंपनी में चले जाओ, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसका बोर्ड ना लगा हो। आप देखा होगा फ्लैक्स बोर्ड होते हैं ना, वो लगाए जाते हैं। अब तो फ्लैक्स बोर्ड चल रहे हैं, वैसे तो पेंट पहले के टाइम की बात है, ये पेंट वेंट कराए करते थे लोग। अब तो मतलब क्या हो गया है, बोर्ड आते हैं जिसमें बोर्डों में साफ साफ अच्छे अच्छे बोर्ड आते हैं, वो लगा लो। बस पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि कंपनी का नाम लोगों को पता हो। जब लोग आपसे गुजरे तो आपकी कंपनी का नाम जानते हो और अपनी कंपनी का एड्रेस लिखाओ। आप अपने घर पे देखते हो कि घर पे घर का एड्रेस लिखते हो, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाते हो उसमें क्या लिखते हो, ये निवास है ना, भवन, और उसमें अपना एड्रेस लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पता लगो कि हमारा एड्रेस ही है। इस तरीके से कंपनी को अपना नाम, अपनी फैक्ट्री, जिस जगह पर रजिस्टर ऑफिस हो और कहीं पर भी रजिस्टर ऑफिस हो, हर जगह पर कंपनी का नाम और एड्रेस आपको पेंट कराना है। तो यहाँ पर सेल बी पेंट और एफेक्स। एफेक्स का मतलब ये हो गया कि चिपकाना या लगाना, कुछ भी लगा सकते हो। पेंट कराना है, पेंट करा लो, है ना। और साथ में अगर फ्लैक्सिस वगैरह लगाने हैं, होल्ड करने हैं, तो वो भी करवा सकते हैं। मतलब आज के टाइम पे पेंट वेंट तो कोई कराता नहीं, फ्लैक्सिस होल्ड करवाते हैं। और कहां पर करना है, वो जितने रजिस्टर ऑफिस आपके हैं सब जगह करना है आपको। अगर आपका एक है तो एक जगह कर दो, कंपनी के बाहर लगा दो। और अगर आपके वहां 3-4 जगह रजिस्टर ऑफिस खोले तो वहां सब जगह करो। अगला कह रहा है द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड शैल बी एनी लैंग्वेज बट वन लैंग्वेज शैल बी लोकल लैंग्वेज ऑफ द दैट प्लेस। आप किसी भी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। मतलब जो भी भाषा उस लोकेलिटी में बोली जाती है उस लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि लोग आपकी कंपनी का नाम समझ पाए। ठीक है ना। आपने लिख दी फ्रेंच, इंग्लिश लिख दी, और वहां पर इंग्लिश बोलने वाला कोई है ही नहीं। मेजरली लोग या तो हिंदी कहते हैं या अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्र, बिहार की बिहारी लैंग्वेज हो गई, है ना। तो इस तरीके से यूपी की यूपी वाली लैंग्वेज होगी, तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एक लोकल लैंग्वेज में जरूर लिखे। कह रहा है द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड, जो भी आप फिक्स कराओगे, बोर्ड वोर्ड लगाओगे कंपनी का, उसमें रजिस्टर ऑफिस का नाम लिखोगे, तो किस लैंग्वेज में होना चाहिए। एक तो कोई भी लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश ले लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो, और साथ में एक लोकल लैंग्वेज जरूर हो। बट वन लैंग्वेज शैल बी ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द दैट प्लेस। उस प्लेस पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर मेजरली हिंदी लैंग्वेज कही जाती है, तो हिंदी में आप लगा सकते हो, वहां पर वो होना ही चाहिए। द कंपनी शैल हैव इट्स नेम engraved in a legible character or its seal if any, since company seal not mandatory under the company 1956, now it is made optional। वो कह रहा है कि देखिए कंपनी का नाम एक अच्छे करेक्टर से होता है ना, फॉन्ट ये यूज करा। आपने डिजाइन वाले करेक्टर बना दिए, वो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। एक सिंपल करेक्टर हो, फॉन्ट जो यूज कर देंगे जब हम नाम एफेक्स करेंगे ना, तो एक सिंपल करेक्टर में जिससे लोग उसको पढ़ पाए। फिर कह रहा है कि और कॉमन सील भी होने चाहिए। कॉमन सील तो देखो अब ऑप्शनल हो चुका है, मैंडेटरी था 1956 वाले कंपनीज एक्ट के अंदर, अब ऑप्शनल हो चुका है, तो उसकी अब जरूरत है नहीं। वो कह रहा है भाई जो भी आप लेटर यूज करोगे उसका एक करेक्टर जो होगा, फॉन्ट जो होगा, वो सिंपल होना चाहिए। सील मतलब देखिए कंपनी की जो सील है ना, 2 जगह यहाँ पर आप पॉइंट, ये जो लेटर आपको बोर्ड लगाओगे, उस बोर्ड में जो आप लिखवाओगे वो एक सिंपल लैंग्वेज में हो, ठीक है, जिससे लोग पढ़ पाए। दूसरा, कंपनी की सील होती है ना, मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लासेस के अंदर, मैंने आपको बताया था सील और स्टैम्प में डिफरेंस होता है। सील होती है एक उसकी होती है यार, ये लोहा भी नहीं कहता, मेटल कह सकते हैं आप, पता नहीं किस किस की बनती है, मुझे भी नहीं पता, स्टील मेटल कुछ भी बन सकती है। और जो वो होती है रबड़ की होती है स्टैम्प। अगर आप देखा होगा तो कहीं सर्च करना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सील एंड स्टैम्प। फोटो भी मैंने दिखाई थी पिछले सेशन में आपको, पिछली क्लासेस के अंदर, ये डिफरेंसेस होता है। बाद में अगर आपने पूरे ढंग से लेक्चर देखे हो तो
तब मैंने आपको ये फोटो भी दिखाई थी, तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि ये सील है और ये आपके पास, अब मैं दिखाई देता हूँ ना, खत्म ही करो कहानी। ये देखो, ये होती है सील, ये, और ये होती है स्टैंप्स। रबड़ की जो होती है ना वो स्टैंप होती है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। और ये होती है कॉमन सील्स। तो कह रहा है इस कॉमन सील में जो भी आप करेक्टर डालोगे इस तरीके से डालना कि लोग समझ पाए, ये कहने की कोशिश कर रहा था इस सील में, कॉमन सील में। खैर अब तो कॉमन सील की अब कोई भी नीड है नहीं, मैंडेटरी नहीं है वो। पहले मैंडेटरी होता था, इस तरीके से, इस तरीके से फॉर्म में होती थी वो पहले, ये रहा ना। पता नहीं कब आएगा, ठीक है। तो कह रहा था कंपनी सेल हैव इट्स नेम इंग्रेव्ड इन लेजिबल करेक्टर ऑन इट्स सील। जो भी स्टैम्प, आपने स्टैम्प देखिए ना, उसमें लिखा होता है ना कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस। कह रहा कॉमन सील का कॉन्सेप्ट था 1956 वाले को उसमें, तो वहां पर जब कॉमन सील बनाओगे तो उसमें कंपनी का नाम भी लिखवाओ, कंपनी कौन सी है उसका नाम लिखवाओ। तो बेसिक मीन ये था कॉमन सील का। लो जी, नेट ही नहीं आ रहा, नेट नहीं चल रहा। मतलब जब आप स्टैंप लगाते हो तो वहां देखते हो कि कंपनी का नाम है ना, वो वाला पॉइंट यहां पर कह रहा है। पर अब ये तो मैंडेटरी है ही नहीं, कॉमन सील तो लेना ही नहीं है। तो कोई भी कंपनी आप खोलते हो तो कॉमन सील लेने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर नाम ये पॉइंट इररेलेवेंट हो चुका है। मतलब जिनको, जो पर्सन कॉमन सील यूज कर रहे हैं तो वो तो करेंगे, पर जिनका यूज जो कह रहे हैं कि नहीं रेलिवेंट है ही नहीं, मतलब ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल में क्यों बनाए भाई, स्टैम्प काम क्या जाते, कर लेंगे स्टैम्प से, हो जाता जुगाड़। और वैसे भी आपको बताया था कि कंपनी की कॉमन सील के अलावा आप कोई दो डायरेक्टर या एक कंपनी सेक्रेटरी डायरेक्टर साइन कर सकता है आप। द कंपनी सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी सेल गेट इट्स नेम, कंपनी अपना नाम, एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस वाला जो एड्रेस है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सीआईएन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस प्रिंटेड होनी चाहिए। ऑल जो इन अ बिजनेस लेटर, इनवॉइस, नोटिस एंड इन अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। मतलब कंपनी का जो इनवॉइस है, इनवॉइस जो रेज करिए, आपने देखा होगा कोई भी आप इनवॉइस देखिए, कंपनी का नाम वगैरह सब बिल्कुल डिटेल लिखी होती है, जीएसटी नंबर, फैक्स नंबर। अभी चलता ही नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। नेट आ नहीं रहा ढंग से, चलो जब तक खुलेगा तब तक तो कह रहा है कंपनी का जितने भी इनवॉइस है, जितने भी बिजनेस की कम्युनिकेशन वाली डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी में ये सारी चीज प्रिंट होनी चाहिए। कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस। और भी कुछ एक्स्ट्रा डालना है, जीएसटी नंबर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है जी। इन बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर इशू करते हैं वो, इनवॉइस करते हैं, कोई नोटिस देता है, और अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, चाहे वो लेटर हो, चाहे नोटिस है, चाहे बिजनेस लेटर हो, चाहे नोटिस है, चाहे आपके पास इनवॉइस है, तो उन सभी में आप कंपनी में ये प्रिंट कराना ही पड़ेगा आपको। द कंपनी शैल हैव इट्स नेम प्रिंटेड ऑन हंडिस, हुंदिस और प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखिए यहां पर आपको एक वर्ड नजर आया है, हिंदिस। देखिए हिंदिस भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी को पेमेंट करने, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा होता है ना, जैसे प्रोमिसरी नोट होता है ना, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बस हिंदिस एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट काम इसका वही होता है कि अगर किसी को पेमेंट करनी हो, किसी को पेमेंट करने का वो ऑर्डर दिया कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि ये पैसा इसको दे दिया जाए, इस तरीके से। मैं आपको एक इसका एक इमेज दिखाता हूँ, पर ये नेट चलेगा तभी तो दिखा पाऊंगा, नेट ना चल रो, नेट ना हो चल रो भैया। हुंदिस,
बस क्यों है ये, पैसा बर्बाद है ये। हाँ। बस मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ जिससे आप एक इमेज देख पाओ कि हाँ यार कुछ इस तरीके से होता है। एक तरीके का ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। देख रहे हो आप ये इसी तरीके से होता है, सम ऑफ सर्टेन मनी पे टू द दिस इन दिस पर्सन। अब ये हैंग हो गया, क्या हो गया, हैंग तो नहीं हो गया। मेरे को इमेज चाहिए, इमेज पे नहीं आ रहा यार। चलो देख लेना, फोटो वोटो नेट पे आता है तो मैं दिखा देता आपको। इस तरीके का होता है, आप देख रहे हो, आ गया देखो, इस तरीके के होते हैं। बहुत पहले चला करते थे, अब इनका यूज है नहीं। सम ऑफ मनी पे टू 2500 रुपए इसको देने हैं, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। चलिए लास्ट में एक नोट दे दिया, कह रहा है कंपनी अगर चाहे तो अपना नाम उस पर प्रिंट करवा सकती है। कोई प्रोमिसरी नोट है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस पर भी हिंदी से, और कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पर आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप चेक देखोगे ना, चेक मैं आपको अभी अभी दिखाता, अपनी मेरे पे तो खैर कंपनी नहीं है, दीपक ग्लासेस एक प्रोप्राइटरशिप है। तो मैंने मेरे जो बैंक का करंट अकाउंट का चेक है ना, उस चेक में लिखा हुआ है प्रिंट करके दीपक क्लासेस लिखा होता है। कंपनी का चेक, चेक इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो अपनी कंपनी का नाम उस पर प्रिंट करवा सकते हो। The word one person company shall be mentioned in a bracket below the name of such company whenever the name is printed or affixed। कहीं कहीं जहां भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि यहाँ जगह पर अपना नाम आपको एफेक्स कराना है, पेंट कराना है। अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है तो ब्रैकेट में ओपीसी आपको लिखना पड़ेगा। जहां जहां नाम प्रिंट कराओगे, चाहे इनवॉइस में, चाहे बिजनेस लेटर में, चाहे कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज में, चाहे प्रोमिसरी नोट में, चाहे चेक में, चाहे बाहर रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा लो, चाहे पेंट करा लो, कहीं भी नाम लिखोगे, अगर आपकी ओपीसी है तो बैकग्राउंड में ओबीसी भी लिखना उसमें। लास्ट में नोट ये कह रहा है। लो जी, ये भी खत्म हो गया। चेंज ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, द फर्स्ट प्रोविजन टू द सेक्शन 12। फर्स्ट प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट। अगर कोई पैराग्राफ प्रोवाइडेड दैट वर्ड से शुरू होता है उसको हम फर्स्ट प्रोविजन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस। कि हाँ सेक्शन 12 तो पढ़ना है, साथ में ये भी आपको मानना चलना है। इसका मतलब जो सेक्शन 12 है उसका जो पहला प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो, वो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी हैज चेंज इट्स नेम और नेम्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल में कंपनी ने अपना नाम या तो एक बार चेंज कराओ या एक से ज्यादा बार चेंज कराओ। इट सेल पेंट और अफिक्स और प्रिंट अलोंग विद द नेम द फॉर्मर नेम और नेम ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर। अगर पिछले 2 साल में कंपनी ने अपना नाम चेंज करा है या कई बार अपना नाम चेंज करा है, तो जिस जिस जगह पर कंपनी का नाम पेंट था, प्रिंट करवाया था, एफिक्स करवाया था, लगवाया था, बोर्ड लगवाया था, वो हर जगह जहां पर प्रिंटिंग करी हुई है नाम कंपनी का, उन हर जगह पर आपको वो चेंज करना पड़ेगा। मेरी कंपनी का नाम था ABC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी का नाम था, उसको मैंने चेंज करके XYZ कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब जहां जहां ABC लिमिटेड था वो सबको चेंज करवा के XYZ लिमिटेड करो। और आपको पता है, देखिए क्या होता है, कंपनी का नाम इस तरीके से चेंज होता नहीं है, बार बार चेंज नहीं करते। आपने को सोचा, अब आप कह रहे हो कि चेंज करना है, तो जो आप चेंज करोगे वो 10 बार सोच कर चेंज करोगे कि आगे फ्यूचर में और चेंज ना करना पड़े। तो 1 या 2 बार आप चेंज करते हैं। पहली बार तो आपने नाम जो कर रखा, फिर एक बार और अपना नाम चेंज कर लिया, बस इतना होता है। कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा या रीच नहीं बढ़ रही आपकी कंपनी की उस नाम से, तो आप चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप अपना नाम चेंज करते हो तो सिंपल मीनिंग कह रहा है, नाम चेंज करने के बाद साथ ही साथ जहां पर भी आपने पेंट, एफिक्स और प्रिंट कराया था, वह हर जगह अपना नाम, नया नाम वाला चेंज करके रखना है। कोई इनवॉइस है तो उसमें पुराना नाम नहीं चलेगा, फिर नया नाम जो है वही इनवॉइस से इशू होगा। सिंपल था। पिछले 2 साल में अगर चेंज कराया तो। चेंज ऑफ द सिचुएशन ऑफ एड्रेस, सिचुएशन का मतलब होता है सिचुएटेड ऑफिस एड्रेस। अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस एड्रेस को चेंज करा रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 प्रोवाइडेड दैट द नोटिस ऑफ एवरी चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल गिव टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डे ऑफ द चेंज। पहला पॉइंट में आपको यह समझा रहा है कि आपने, आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ, फिर आपने एक रजिस्टर ऑफिस खोला। अब देखिए रजिस्टर ऑफिस चेंज होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आपने आज दिल्ली में रजिस्टर ऑफिस खोला है, कहीं और खोलोगे दिल्ली के किसी और जगह में। कभी कभी ऐसा भी होगा कि रजिस्टर ऑफिस किसी और स्टेट में खोल दिया जाए, तो रजिस्टर ऑफिसर चेंज होता रहता है।
जब भी आप अपने रजिस्टर ऑफिस को चेंज करोगे, जिस दिन आपने चेंज करा उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को एक नोटिस देना होगा और ये बताना होगा कि हम अपने रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं। बस पहले पॉइंट में तो ये कहा, समझ में आया। दूसरा पॉइंट, द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड द सेम, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा जो भी आपने इंफॉर्मेशन का नोटिस दिया है कि हमने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर लिया है और आप इसको हमारे उसमें कंपनी की प्रोफाइल में जाकर रजिस्टर कर लो, रिकॉर्ड कर लो। मतलब द नोटिस ऑफ चेंज सिचुएटेड ऑफ रजिस्टर ऑफिस आफ्टर शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर INC 22 along with the fees with the required and the required document। ये प्रोविजन तब चेंज होगा जब आरओसी चेंज हो जाए। क्या मतलब हुआ, अब ये कह रहा है कि देखिए सर ऐसा है कि आपको आरओसी, ये जो पॉइंट लिखा है नीचे ना, ये प्रोविजन कब चेंज मान लिया जाएगा, चेंज करना पड़ेगा आपको जब आरओसी चेंज हो। क्या होता है, आपने दिल्ली में अपना रजिस्टर ऑफिस खोला था, अब आप मुंबई में जा रहे हो तो आपका आरओसी भी तो चेंज हो गया ना सर, तो उस केस के अंदर कंडीशन सिचुएशन प्रोविजन अलग है। अगर आप अपना दिल्ली में आपका रजिस्टर ऑफिस था और दिल्ली में ही आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर आपको फॉर्म नंबर INC 22 भरना होगा और उसमें भरकर ये बताना होगा कि हम अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हो, अपना एड्रेस चेंज कर देते हो, तो एड्रेस चेंज करोगे तो क्या होता है, कहीं कहीं और स्टेट में चले जाते हो, तो ऐसे केस के अंदर फिर क्या होगा, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट दे दिए कि भाई अगर आप अपना आरओसी शिफ्ट कर रहे हो, रजिस्टर ऑफिस चेंज होगा तो आरओसी भी शिफ्ट होगा। तो 2 पॉइंट दे दिया नीचे, पढ़ा आपने कि अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस विद इन स्टेट चेंज कर रहे हो या अपना रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरे यूनियन टेरिटरी में चेंज कर रहे हो, दिल्ली से मुंबई चाह रहे हो तो आपने रजिस्टर ऑफिस अदर स्टेट में शिफ्ट कर लिया, दिल्ली से दिल्ली में ही हो तो रजिस्टर ऑफिस विद इन स्टेट शिफ्ट कराए, ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पर आती है। हाँ, रजिस्टर ऑफिस चेंज करोगे, पहले वाले सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में ये बताया गया कि अगर आप अपने रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस देना होगा, फॉर्म नंबर INC 22 अलॉन्ग विद द फीस, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो जमा कराने होंगे। बस सिंपल सी पॉइंट बोला। और जब भी रजिस्टर ऑफिस चेंज करोगे तो आरओसी इसको रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ भाई ठीक है। बट अब कहानी क्या आती है, कहानी आती है कि अगर आप रजिस्टर ऑफिस विद इन सेम स्टेट चेंज कर रहे हो तो फॉर्म अलग है, फिर फॉर्म अलग है। देखिए INC 23 आ गया, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग है। देखो क्या क्या करना पड़ेगा अगर अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो। अगर अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो कोई दूसरी स्टेट में या दूसरे यूनियन टेरिटरी में, है ना, इन द फॉर्म्स कोई दूसरी, दिल्ली से कहीं और जा रहे हो, किसी और स्टेट में जा रहे हो, दिल्ली में नहीं खोल, किसी भी और अन्य स्टेट में जा रहे हो भारत की, तो फिर कंडीशंस अलग है, फिर अलग। तो आइए देखते हैं कि क्या है कंडीशंस। और ज्यादा बड़ा चैप्टर थोड़ी ना है ये। देखो अभी हमने रजिस्टर ऑफिस विद द सेम स्टेट पढ़ना है कि अगर मैं अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहा हूँ विद इन स्टेट तो ये कंडीशन पढ़ो, ये कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। और अगर अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो आउटसाइड द स्टेट, मतलब अपनी स्टेट दिल्ली में था, दिल्ली से कहीं और चले गए, मुंबई थे, मुंबई से कहीं और जा रहे हैं स्टेट, तो उस केस के अंदर ये करना पड़ेगा आपको। ये 2 ही पॉइंट बड़े हैं, इसके बाद यही सब बड़े हैं, सबसे बड़े पॉइंट नहीं ना, खत्म ही नहीं हो रहे। चलो 10 पॉइंट है टोटल और ये बहुत बड़ा पॉइंट है और आपको याद भी नहीं करना। उसके बाद पनिशमेंट है, चैप्टर खत्म। कह रहा था मैं एक ही क्लास का चैप्टर, इतने बड़े चैप्टर थोड़ी ना है ये। पर आइए, पर आज ये चैप्टर खत्म करके ही दम लेंगे, बिल्कुल पढ़ते हैं। देखिए आपको ही पता है इंस्टीट्यूट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देगा नहीं। अगर इतने बड़े क्वेश्चन दे भी रहा है तो बच्चों को, बच्चा भी नहीं कर पाएगा यार। उनको ही पता है कुछ ऐसे क्वेश्चन दो जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट इनको याद भी करे और इंपॉर्टेंट भी है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, छोटा पॉइंट पढ़ते हैं कि अगर मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करता हूं विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट में चेंज कर रहा हूं, दिल्ली से मेरा आरओसी था और दिल्ली में ही है, मेरा आरओसी शिफ्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आप अपने रजिस्टर ऑफिस दिल्ली से मुंबई जाओगे तो आपको आरओसी भी चेंज कराना होगा, ऑब्वियस है। पर अगर दिल्ली से दिल्ली में रहोगे तो सेम आरओसी है, तो उस केस के अंदर क्या होता है देखिए, रूल 28 प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ सेम स्टेट। An application in a form number INC 23 along with the fees filed with the regional director for seeking confirmation for shifting the registered office within the same state from the jurisdiction of one register of company to the jurisdiction of another register of company। अब यहाँ पर रूल 28 ने कहा कि देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एक INC 23 फॉर्म भरना होगा और वो किसको जमा कराना होगा, रीजनल डायरेक्टर को। अभी रीजनल डायरेक्टर कौन होता है उसके बारे में समझिए। देखिए टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर हैं, एक है नॉर्थन ईस्ट का, एक है नॉर्थ का, एक है साउथ, साउथर्न ईस्ट, वेस्ट और इस तरीके से वेस्टर्न करके 7 रीजनल डायरेक्टर है हमारे टोटल। रीजनल डायरेक्टर का काम 2 होता है, एक तो वो रजिस्टर आरओसी को सुपरवाइज करते हैं, मतलब मेन हेड होते हैं आरओसी के जो सुपरवाइज करते हैं।
मतलब जिस जिस जगह पर आरओसी है ना, उनको सुपरवाइज करने का काम क्या होता है, रीजनल डायरेक्टर का होता है। और कहीं भी किसी कंपनी का लिक्विडेशन करना होता है ना, इसका काम होता है रीजनल डायरेक्टर का। टोटल कितने रीजनल डायरेक्टर है हमारे पास पूरे इंडिया में? 7 रीजनल डायरेक्टर है, जिनका काम कंपनी या किसी चीज एलएलपी का लिक्विडेशन करना होता है और साथ में आरओसी को सुपरवाइज करना होता है। मेन काम देखते हैं आरओसी का। तो अगर आप अपनी देखिए, कभी कभी आपने मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आरओसी भी बहुत सारे हैं। महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जहां पर 2 आरओसी, एक मुंबई में एक पुणे में। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है। अब आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहे, पर विद इन स्टेट आरओसी शिफ्ट हो रहा है। भाई महाराष्ट्र में हो, ठीक है, अब रहे अपना रजिस्टर ऑफिस महाराष्ट्र, पर आपने मुंबई से पुणे शिफ्ट कर दिया, तो आपका आरओसी चेंज हो गया। सिंपल है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आरओसी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आरओसी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। विद इन स्टेट भी शिफ्ट हो सकता है और आउटसाइड दी अदर स्टेट में भी शिफ्ट हो सकता है। कहीं मैंने आपको बताया था ना, किसी किसी स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है, जैसे कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहां पर 2 आरओसी है। तो जब वहां पर 2 आरओसी है, तो वहां उस केस के अंदर महाराष्ट्र का एक पुणे में आरओसी है, एक मुंबई में आरओसी है। अगर कोई आपका ऑफिस मुंबई में है और आपने इसको शिफ्ट करा पुणे में, तो आपका आरओसी शिफ्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन लेनी होगी और आपको INC 23 फॉर्म भरना होगा, अगर आपका आरओसी शिफ्ट हुआ है तो। और अगर आपका आरओसी शिफ्ट ही नहीं हुआ, आपने अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करा, जैसे दिल्ली और हरियाणा का एक ही है, आपने रजिस्टर ऑफिस चेंज करा, अब आपका दिल्ली का दिल्ली में ही हो, आरओसी शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन क्या है कि आपने नोटिस भेजना होगा फॉर्म नंबर INC 22 में। कंडीशन समझ लो, INC 22 फॉर्म कब भरना है और 23 फॉर्म कब भरना है। देखिए 23 फॉर्म तब भरना है जब आपका आरओसी जो है वो शिफ्ट हो गया रजिस्टर ऑफिस चेंज होने की वजह से, दूसरा आरओसी आ गया आपके अंडर में, मतलब आपकी कंपनी के अंडर में, कंपनी के ऊपर दूसरा आरओसी का कंट्रोल आ गया है, तो आपको INC 23 फॉर्म भरना है जब आरओसी शिफ्ट हो जाता है रजिस्टर ऑफिस चेंज करने की वजह से। और जब रजिस्टर ऑफिस चेंज करने की वजह से आरओसी शिफ्ट हो ही नहीं रहा, तो फिर उस केस के अंदर ये प्रोविजन काम नहीं आने वाले, नीचे वाले ऊपर वाला ही प्रोविजन है, INC 22 फॉर्म भरो और खत्म कहानी, नोटिस दे दो 15 दिन के अंदर अंदर। मैं दिल्ली में था, दिल्ली में ही मेरा आरओसी है और मैंने रजिस्टर ऑफिस भी दिल्ली में ही चेंज करा, आरओसी सेम है। तो जब आरओसी सेम है तो INC 22 फॉर्म भरकर मुझे कोई रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन नहीं लेनी, आरओसी को जमा कराना है 15 दिन के अंदर एक फॉर्म, INC 22 फॉर्म फीस के साथ, बस जमा करा और खत्म, आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो जाएगा, आरओसी को रिकॉर्ड कर लेगा। बट रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की वजह से आपका आरओसी चेंज हो गया। अब ये 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो महाराष्ट्र मुंबई में था आपका रजिस्टर ऑफिस, आपका पुणे में आ गया है महाराष्ट्र स्टेट, तो विद इन स्टेट भी रजिस्टर ऑफिस चेंज हो सकता है। और ऑब्वियस है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तब तो हो ही जाएगा। अभी दिल्ली से मुंबई जाओगे तब भी चेंज होगा, मुंबई से यूपी आओगे तब भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपका आरओसी शिफ्ट हो सकता है तो उसकी 2 सिचुएशन है। आरओसी कब से शिफ्ट हो सकता है, विद इन स्टेट रजिस्टर ऑफिस करोगे तब भी शिफ्ट हो सकता है, और आउटसाइड द स्टेट करोगे तब भी। अब विद इन स्टेट में जब भी शिफ्ट होगा जब एक ही स्टेट में 2 आरओसी होंगे तभी, ऑब्वियस है। अब एक स्टेट में एक ही आरओसी है, तो विद इन स्टेट अब अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज करेंगे तो आरओसी थोड़ा शिफ्ट होगा, तो वो विद इन स्टेट वाली कंडीशन तभी हो पाएगी पॉसिबल जब एक ही स्टेट में 2 आरओसी होता है। जबकि महाराष्ट्र जो हमारी स्टेट है वहां पर 2 आरओसी है, एक मुंबई एक पुणे में, तो उस केस के अंदर महाराष्ट्र वाले मुंबई वाले अगर पुणे में जाते हैं तो स्टेट तो सेम ही है, पर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया है। समझ में आ गया। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की वजह से अगर आरओसी चेंज होता है तो आपको INC 23, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने की वजह से आरओसी चेंज नहीं होता तो INC 22 फॉर्म में नोटिस देना है कि हमने रजिस्टर ऑफिस चेंज कर लिया। और अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज होने की वजह से आपका आरओसी भी शिफ्ट हो जाता है विद इन अ सेम स्टेट, तो आपको क्या करना है, INC 23 फॉर्म फीस के साथ रीजनल डायरेक्टर को फाइल करना है और वहां से कंफर्मेशन लेनी है कि मेरा रजिस्टर ऑफिस चेंज होने की वजह से मेरे एक आरओसी से दूसरे आरओसी में शिफ्ट हो चुका है। अब आपको पढ़ाऊंगा दोबारा, आप समझ में आ जाएगा। देखिए रूल 28 प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर। रूल 28 क्या बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे आप अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर सकते हो विद इन सेम स्टेट, पर आरओसी शिफ्ट हो जाता है। एन एप्लीकेशन देनी होगी फॉर्म नंबर INC 23 में अलोंग विद द फीस, फाइल्ड विद रीजनल डायरेक्टर, जो मेन हेड होता है, जो मेन सुपरवाइज करता है आरओसी को। ठीक है, टोटल कितने रीजनल डायरेक्टर है, 7। फॉर सीकिंग कंफर्मेशन फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम रजिस्टर ऑफिस विद इन सेम स्टेट फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर आरओसी। मेरी कंपनी का जुरिडिक्शन किसके पास आ गया, पहले मुंबई पुणे में था, अब पहले महाराष्ट्र मुंबई में था, अब महाराष्ट्र पुणे में आ चुका है। तो एक आरओसी मेरा जुरिडिक्शन पहले किसके पास था, मुंबई में था,
मेरे को सारी फाइलें कहां नहीं करनी थी, एनुअल रिटर्न कहां फाइल करनी थी, मुंबई वाले आरओसी में। सबको डिटेल किसको देनी थी, मुंबई वाला आरओसी। अब मेरे को किसको देनी है, पुणे वाले, क्योंकि मैंने रजिस्टर ऑफिस चेंज कर लिया। तो ऐसे केस के अंदर आपको रीजनल डायरेक्टर की क्या लेनी होगी, कंफर्मेशन लेनी होगी, और उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जमा करानी होगी फॉर्म नंबर INC 22-23 के तहत फीस के साथ। पर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी है। एप्लीकेशन साइल, एप्लीकेशन जो आप दोगे ना फॉर्म नंबर INC 23 में, वो फाइल्ड करोगे अलोंग विद दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, नीचे दिए डॉक्यूमेंट भी जमा कराओगे INC 23 फॉर्म भरने के। INC 23 फॉर्म भरने के बाद आप कुछ फॉर्म और उसमें अटैच करके फिर जमा कराओगे रीजनल डायरेक्टर को। ठीक है सर। अगर आपको जानना है कि रीजनल डायरेक्टर 7 कहां कहां पर है, तो सिंपल है, मेरा नेट नहीं चल रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता है रीजनल डायरेक्टर कहां पर है। चलो जी, ये MC की वेबसाइट में आपको सब मिल जाएगा। देखिए चल ही नहीं रहा, चले गया भैया। अब यहां पर लिखा है इनका काम क्या है, इसका काम क्या है रीजनल डायरेक्टर का, और टोटल हमारे पास कहां है रीजनल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। नॉर्थन में है, नॉर्थ वेस्ट में है, ईस्टर्न में है, नॉर्थ ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, साउथ ईस्ट और साउथर्न में है। टोटल रीजनल डायरेक्टर 7 है, जो कि पूरे आरओसी को सुपरवाइज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ आ गया। नॉर्थन रीजन में देखते हैं तो देखो, जो श्री संजय सोरी जो हमारा नॉर्थन रीजन के रीजनल डायरेक्टर है, जो कि आरओसी को क्या करेंगे, न्यू दिल्ली में है इनका ऑफिस भैया। आरओसी को करेंगे भैया, आरओसी को सुपरवाइज करने का काम होता है। पढ़ो इधर, पढ़ना ये लाइन। द 7 रीजनल डायरेक्टर, RD कहते हैं, आर इन चार्ज ऑफ रिस्पेक्ट रीजन, ईच रीजन कंप्राइज अ नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हर एक रीजनल डायरेक्टर पे कुछ स्टेट्स होती है, उनके आरओसी को सुपरवाइज करने का पावर मिली होती है। दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड द ऑफिशियल लिक्विडेशन वर्किंग। ऑफिशियल लिक्विडेशन मतलब कंपनी कोई लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उसको लिक्विडेशन प्रोसेस भी रीजनल डायरेक्टर के सुपरविजन में आता है। ठीक है सर। आरओसी को तो मैंने आपको बताया था। अब मुझे क्या क्या लेना होगा, देखिए बोर्ड रेजुलेशन। बोर्ड रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है शेयर होल्डिंग रेजुलेशन, एक होता है बोर्ड रेजुलेशन। दोनों में फर्क होता है, फर्क क्या होता है मैं आपको बता। ठीक है जी। बोर्ड रेजुलेशन क्या होता है, बोर्ड मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको डायरेक्टर रेजुलेशन भी कहते हैं। रेजुलेशन का मतलब ये हो गया कि कितने डायरेक्टर एग्री है किसी चीज को लेकर, कितने डिसएग्री है। ठीक है ना, रेजुलेशन मतलब पास करना। अब मैंने यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, मेरे पास मान लो 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 8 में से मैंने बोला कि भैया हमें रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहिए था, उसमें से 5 जने एग्री थे, 3 एग्री नहीं थे, तो 5 एग्री है ना, तो इसको बोलते हैं बोर्ड रेजुलेशन होगा। बोर्ड रेजुलेशन पास करा, 5 एग्री थे, तब जाकर रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट हुआ है। साथ में आपको अपना बोर्ड रेजुलेशन लाया, ऐसे तो ना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लो, उसमें मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री होने चाहिए। ठीक है सर। प्लस स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजुलेशन होता है शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है ना, बोर्ड रेजुलेशन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, जो ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजुलेशन होता है वो शेयर होल्डर के लिए। ऑर्डिनरी में 51% चाहिए होता है, स्पेशल में 75% चाहिए होता है, बोर्ड में भी 51 ही चाहिए होता है, मेजरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हो तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन हो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री करते हैं फिर स्पेशल रेजुलेशन पास कराओ शेयर होल्डर्स पे, मेंबर्स ऑफ द कंपनीज में। शेयर होल्डिंग में ही पास हो जाता है, 75% एग्री हो जाते हैं। भाई 75% एग्री होना बहुत बड़ी बात है। आप रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो भाई, इतनी बड़ी कंपनी अगर आपकी है, देखिए अगर ज्यादा बड़ी कंपनी है तो ज्यादा शेयर होल्डर्स है, कम छोटी सबसे छोटी कंपनी है तो शेयर होल्डर भी कम ही होंगे, तो चीजें आसान होती है। बड़ी कंपनी में मुश्किल हो जाता है, छोटी कंपनी में आसान होता है चीजें का। अब मान लो एक कंपनी में 2 ही बोर्ड डायरेक्टर है और 2 ही शेयर होल्डर है, और दोनों हाँ है और दोनों राजी है, तो ये और ऊपर वाला नीचे वाला सोल्व करने में तो 2 मिनट में हो जाएगा सोल्व। भाई मैं और आप ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और मैं और आप ही मेंबर है 50-50% के, और हम दोनों ही एग्री हो रहे हैं कि रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहिए, फिर कौन रोकेगा हमें, ये तो कोई बड़ी बात थोड़ा है। पर जिस कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर है, जिस कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स है, जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी काफी है, तो वहां पर थोड़ी मुश्किल होती है, और ये बड़ी कंपनीज के अंदर होता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड ऑफिस अगर शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस केस के अंदर आपको बोर्ड रेजुलेशन पास करना होगा। पास हो जाएगा तो उसकी कॉपी अटैच करनी होगी फॉर्म INC 23 में। फिर स्पेशल रेजुलेशन पास करना होगा मेंबर्स का, 75% एग्री होते तभी आप शिफ्ट कर पाओगे, उसकी कॉपी लगा देना। साथ में अ डिक्लेरेशन गिवन बाय द की मैनेजरियल पर्सन और एनी 2 डायरेक्टर
authorized by the board that the company has not in a default in any payment of due of to its workman as either consent of the creditor for the proposed shift has made necessary provision for the payment thereof. ये कह रहा है कि भैया आपको की मैनेजरियल पर्सन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस दो डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दी है कि आप ऑथराइजेशन देंगे, एक डिक्लेरेशन जमा कराएंगे, उस डिक्लेरेशन में ये होगा कि आपने ये डिक्लेयर करो कि हमारा कोई भी ड्यूज डिफॉल्ट नहीं करा, हमने कभी ऐसा नहीं करा कि हमें किसी को पेमेंट करनी थी क्रेडिटर को, हमने उसको डिफॉल्ट कर दिया, नहीं करा। कोई लोन देना था हमने डिफॉल्ट कर दिया, कोई डेप्थ थे हमारे डिफॉल्ट कर दिया, ऐसा ना हो। ये डिक्लेरेशन दो कि हमने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा हो, कोई भी अपने ड्यूज में क्रेडिटर की कंसेंट ले रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ दी रजिस्टर ऑफिस, तो ये डिक्लेरेशन हमने क्रेडिटर की कंसेंट लेकर रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करा है, तो ऐसी डिक्लेरेशन देनी होगी या तो की मैनेजरियल पर्सन को या वो दो डायरेक्टर जिन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिन दो डायरेक्टर को ऑथराइजेशन दी है डिक्लेरेशन देने के लिए। दिस इज द पॉइंट। A declaration not to seek change in a jurisdiction of the court where case for the prosecution are pending। क्या कह रहा है, देखिए प्रोसिक्यूशन आर पेंडिंग का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी कंपनी जिसपे कोई चार्ज लग रहा है, जैसे क्रिमिनल चार्ज लग रहा है, कोई भी यानी चार्ज लग रहा है जो पेंडिंग है, चार्ज अभी पेंडिंग है, लग रहा है, अभी लगेगा, डिसीजन भी लिया नहीं है, लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन आर पेंडिंग। तो अगर कोर्ट में कोई कंपनी के ऊपर या कंपनी का डिक्लेरेशन वाले डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है और वो पेंडिंग में है, तो उस केस के अंदर अगर उसने डिक्लेरेशन दी है तो वो चेंज नहीं हो सकती, डिक्लेरेशन चेंज नहीं हो सकता। डिक्लेरेशन नॉट सीक टू चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्ट, चेंज नहीं हो सकती जो भी डिक्लेरेशन अगर की मैनेजर पर्सन ने दिया, अगर उस पर चार्ज लगा है तब भी चेंज नहीं हो सकती, एक बार दे दी तो दे दी। लास्ट में एक्नॉलेज कर दो copy of intimation to chief secretary of the state as to propose shifting and that the employee interested is not adversely affected consequent to propose shift day of the receipt of the application। ये कह रहा है कि फिर इसके बाद आपको एक इंटीमेशन भी देना होगा चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को कि भाई हम अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे एम्प्लॉय को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई बुरा नहीं मान रहा, कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा, एडवर्स मतलब कोई गलत नहीं कह रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो उसकी कॉपी भी एक्नॉलेजमेंट भी लेकर जमा करानी होगी। द कंपनी shall find the confirmation given by the regional director within a register of company within a 60 day. The registrar shall certify the same within a 30 day from the date of filing confirmation to the regional director by the company। क्या कह रहा है, द कंपनी shall find the confirmation, क्या कह रहा है, देखिए फाइन नहीं होगा, फाइल होगा, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, फाइन क्या हो सकता है यार, फाइल होगा ये, फाइल, कंपनी सेल फाइल, फाइल मतलब जमा कराना। हमने एक एप्लीकेशन दी थी, याद है आपको, INC 23 फॉर्म में, जिसके अंदर हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके दिया होंगे। अब रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन है, या तो हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा या हमें रिजेक्ट कर लेगा। इन केस जो भी उसका डिसीजन आता, जो भी रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आता, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो जिस दिन उन्होंने एक्सेप्ट करा उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर हमें वो एक्सेप्टेंस जो ऑर्डर रीजनल डायरेक्टर का आया ना वो जमा कराना होगा, फाइल करना होगा ROC को। ये कह रहा है, दोबारा सुनो, दोबारा सुनिए, मैं समझाती ही कोशिश करूं। फॉर एग्जाम्पल कि आज तारीख है 1 अप्रैल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक एप्लीकेशन जमा कराई थी, मैंने यहां पर 1 अप्रैल को रीजनल डायरेक्टर को INC 23 फॉर्म जमा कराया था सारे डॉक्यूमेंट के साथ। अब रीजनल डायरेक्टर ने अपना ऑर्डर पास करा और हमारा को एक्सेप्ट कर लिया, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली हमारी, ठीक है। एक्सेप्ट कर ली, कितनी तारीख को कर ली, मान लो 10 अप्रैल को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब 10 अप्रैल से 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 60 डे हमें ROC को जमा करानी होगी, वो जो एक्सेप्टेंस का ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर जो हमें फाइल करना होगा ROC को 60 दिन के अंदर, और ROC 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिकॉर्ड कर लेगा, बस ये कहानी है। जब से फाइल हुआ है, जैसे मान लो 60 दिन के जिस दिन फाइल हुआ है, फॉर एग्जांपल कि इसने 10 मई को फाइल करा, 10 मई को, मतलब 30 दिन के अंदर ही फाइल करता है, जिस दिन फाइल करा उस दिन से 30 दिन के अंदर ROC को उसको रिकॉर्ड करना होगा कि हाँ आपका रजिस्टर ऑफिस अब चेंज हो चुका है। अब रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आ गया तो ROC तो ना मना करेगा, ठीक है ना। चलिए ये कहानी है।
अब आ जाते हैं रूल 30 पर, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट। अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट पर, तो उस केस के अंदर आपको रूल 30 के तहत आपको कुछ डॉक्यूमेंट आरओसी को बताने होंगे। तो रूल 30 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ शिफ्टिंग। रूल 30 आपको क्या बता रहा है? प्रोसीजर बता रहा है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर आप कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। नॉट इम्पॉर्टेंट, ना तो आपको ये पढ़ना है ना ही आपको ये याद करना है। देखिए इतना बड़ा सेक्शन है ना, आप ऊपर का पढ़ते पढ़ते जाओगे और नीचे जब पहुंचोगे ना 10वें पॉइंट में, तो ऊपर का भूल जाओगे क्या पढ़ा था। सही में हकीकत। देखिए इतने बड़े सेक्शन पेपर में आते नहीं है, इन केस पेपर में आ गया तो आप छोड़ दीजिएगा दोस्तों। मैं हकीकत कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता। बट मैं कुछ पॉइंट इसके आपको जरूर बताऊंगा जो जहां तक इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा कि यार यहाँ तक इंपॉर्टेंट, इसको बता देना चाहिए बस। अब देखिए मैं आपको रूल 20 खोल के दिखाता हूँ यार, एमसी की वेबसाइट पर। रूल MCA, रूल 30, पता है पूरा पूरा कॉपी मारा है। कुछ भी अगर काटना हो, कुछ करना हो ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कॉपी कर दिया इंस्टीट्यूट ने, और एज इट इज कॉपी कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं करा। दिख रहा है आपको रूल 30? देखिए यहां से लेकर चालू हुआ है, ठीक है ना। अब चलते जाएगा चलते जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट आ गया, दूसरे पॉइंट के अंदर कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आ गया, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। फिर चौथा आ गया, फिर पांचवा, फिर उसमें कुछ पॉइंट्स है पांचवे में। फिर छठा आ गया, फिर सातवां आ गया, फिर आठवां आ गया, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। फिर नौवां आ गया, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। फिर एंड 10वां आ गया। टोटल 10 पॉइंट है इस रूल में। आप देखिए कितना बड़ा है। आप खुद बताइए प्रैक्टिकली क्या आप उसको याद कर पाएंगे? चलो मैंने आपको सारा रूल समझा। देखिए मेरा काम पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा। बट उसके बाद आप क्या इसको याद करेंगे? प्रैक्टिकली बताइए, क्या आप इसको याद कर पाएंगे? सर इतना बड़ा याद करना जाएंगे ना, इससे ज्यादा इनकॉर्पोरेशन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही बता, सही प्रैक्टिकली बात है। आप इतना बड़ा याद करके क्या करोगे? अगर मान लो मैं कह दूं कि ये पेपर में आ भी जाता है, तब भी इतना बड़ा याद हो ही नहीं सकता सर, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इतना बड़ा याद करना बहुत एक बड़ी डिफिकल्टी है। इसको याद करने जाएंगे, इसके ज्यादा 5 अलग अलग क्वेश्चन याद कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो इसलिए मेरी तरफ से मैंने यहाँ डाल दिया है, इसलिए डाला है जानबूझकर। मैं डालता ही नहीं तो आप कहते हैं सर इन स्टडी मैट में तो है पर आपने नहीं पढ़ाया। मैंने डाला और मैं कह रहा हूं कि अब मत पढ़ना, तो आप अपनी बुक में इसको कट कर दो। हालांकि कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए बहुत बड़ा रोल है, आप देखिए पूरा 10 के 10 कॉपी कर दिया पॉइंट। बट इतना नहीं पढ़ाना था सर, इतना नहीं डालना है। 5 क्वेश्चन आएंगे, अब कुछ समझिए। इसलिए चाहे मेरे डेमो लेक्चर जिसने भी देखे, मेरा आज जैसे मैं डेमो पढ़ाता हूं ना, वैसे ही मैं पढ़ाता हूं पेड में भी। मेरा कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि डेमो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, अगर ये डेमो में मैंने पढ़ाया और मैंने कहा ये नहीं पढ़ना, तो पेड में भी नहीं पढ़ना भाई। ऐसा नहीं है कि डेमो मना कर रहा हूं। देखिए पेड में मना कर दूं ये नहीं पढ़ना, डेमो बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा दूं सब पढ़ो सब पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, आपको कोई फायदा नहीं है इतना बड़ा याद करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है हमारे स्टडी मैट में, बट आप इसको मत पढ़िएगा। बट कुछ बातें हम इसके पढ़ते हैं। रूल 30 प्रोवाइड दैट द प्रोसीजर, बता रखा है कि कैसे हम शिफ्ट करेंगे। मैं जल्दी से थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो आप किस तरीके से आपका आरओ शिफ्ट हो जाएगा। तो आरओ शिफ्ट होगा तो कैसे, आप उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन दे रहा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना होगा कि INC 23 फॉर्म में कि हम अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे INC, जैसे कि वहां पर वाले केस के अंदर क्या हो रहा था, कुछ बेसिक पॉइंट तो याद कर लो, मान लो कभी MCQ में आ जाए तो याद होगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, जब आपका आरओ शिफ्ट हो जाता है विद इन स्टेट में, तो हम INC 23 फॉर्म भरते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देते, रीजनल डायरेक्टर को देते हैं। यहाँ पर INC 23 फॉर्म भरकर फीस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे कि मेमोरेंडम एसोसिएशन की कॉपी, उसका अल्टरेशन करना होगा, क्योंकि देखिए आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो, दूसरी स्टेट में जा रहे हो, तो आरओसी चेंज होगा, तो मेमोरेंडम में चेंज कर रहा हो, सिचुएटेड वाला स्टेट क्लॉज, मेमोरेंडम की कॉपी लगाओ, अल्टरेशन वाली कॉपी ऑफ मिनट्स लगाओ, जनरल मीटिंग। अब मिनट्स क्या है वो आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। मिनट्स की कॉपी लगानी है, इसके बाद बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन की कॉपी लगानी है,
इस तरीके से क्रेडिटर और डिबेंचर होल्डर की लिस्ट तुम्हें अटैच करनी है, ठीक है। ये है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो बस एक इतना सा पॉइंट मैंने आपको जानबूझ के पढ़ाया क्योंकि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एमसीक्यू में पूछ सकता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आरओसी शिफ्ट होता है तो रूल 30 कहता है कि आईएनसी 23 फॉर्म भरना है। जब भी आरओ शिफ्ट होगा आईएनसी 23 फॉर्म भरना है, आरओ शिफ्ट नहीं होगा आईएनसी 22 फॉर्म भरना है। 23 फॉर्म भरेंगे आईओसी शिफ्ट होता है तब, और जब आरओ शिफ्ट नहीं होता तो 22 फॉर्म भरते हैं आईएनसी। अच्छा, जब आरओसी शिफ्ट होता है विद इन स्टेट तो हमें आईएनसी 23 फॉर्म भर के रीजनल डायरेक्टर को देना होता है, और जब आरओसी शिफ्ट होता है आउटसाइड द स्टेट या अदर स्टेट या अदर यूनियन टेरिटरी में तो आईएनसी 23 फॉर्म भी भरना होता है, पर इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये लाइन पढ़ा दी आपको। हालांकि इसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप यहां से कट करते हुए चलेंगे और पूरा काट देंगे इसको। जो है सो है सर, इसका कोई फायदा है ही नहीं, पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़ लो, पर मैं नहीं चाहता कि आप इसको पढ़ो इतना बड़ा, और आएगा भी नहीं पेपर में, गारंटी है। लास्ट सेक्शन आता है पनिशमेंट। लास्ट सेक्शन क्या आता है? पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या बता रखा है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 प्रोवाइड दैट इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट इन मेड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 12। अब सेक्शन 12 आपका पूरा रजिस्टर ऑफ ऑफिस का है। सेक्शन 12 में अगर आपने कोई प्रोविजन कंप्लाई करने में डिफॉल्ट करा तो उस केस के अंदर हर वो ऑफिसर, ये कंपनी में भी पेनल्टी लगाई जाएगी, ऑफिसर में कोई पनिशमेंट दी जाएगी। हु इज डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट में शामिल था, ऑफिसर भी और कंपनी भी, सेल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज एवरी डे ड्यूरिंग द डिफॉल्ट कंटिन्यूड बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख तक लगाई जा सकती है, और 1000 रुपये पर दिन का लगाएंगे जब तक डिफॉल्ट चलता रहेगा। 1000 पर डे उनकी पेनल्टी लगाई जाएगी, ऑफिसर पे भी लगाई जाएगी और कंपनी पे ले जाएगी, जो दोनों डिफॉल्ट पे होंगे तो, ठीक है। दिस इज द पनिशमेंट सेक्शन। तो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस पूरा कंप्लीट करा, इसमें एक पार्ट हमने छोड़ दिया है। पूरा हमने स्टडी मैट का पढ़ा, एक एक लाइन कॉपी कर सकते हो आप सीएमए के स्टडी मैट से, हमने पूरा वहीं से पढ़ा है, एक एक लाइन हमने वहीं से पढ़ी है। अगर आप अपने मेरी लॉ की क्लास के अंदर और स्टडी मैट को अगर आप मिलाओगे तो आपको मैच करता हुआ नजर आएगा। सर ये इंपॉर्टेंट खासियत रखता हूं मैं अपनी क्लासेस के अंदर। कभी भी कोई स्टूडेंट अगर स्टडी मैट खोल के देख रहा है और ये कह रहा है कि यार मुझे मिलेगा ही क्लास के अंदर, मिलेगा उसको क्लास के अंदर, और अगर नहीं मिलेगा तो कह कर कटवाऊंगा, जैसा अभी करवाया कि ये नहीं पढ़ना, ठीक है सर। तो यहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कंप्लीट होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने कटवा दिया, आप भी बुक में उसको काट दीजिए। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 पब्लिक ऑफर। ये मैं दिखा देता हूं एक बार कितना बड़ा है। सबसे पहले तो डायग्रामेटिक समझाना है कुछ चीज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है इंट्रोडक्शन, खत्म हो गया। चैप्टर 7 आ गया प्रोस्पेक्टस। चैप्टर नंबर जो ये है ना छठा, पब्लिक ऑफर, तो इसी के अंदर 2 चैप्टर है, पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्ट नहीं यार, अलग अलग है। पब्लिक ऑफर प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर 6 है और प्रोस्पेक्टस 7, उसमें चैप्टर नंबर गलत ले रखा है। तो ये 7वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा प्रोस्पेक्टस, पब्लिक ऑफर है छठा, उसको मैं ठीक कर दूंगा बुक में, है ना। अब देखो छठा तो कुछ है ही नहीं, उसमें एक इंट्रोडक्शन दे रहा है और आपको एक डायग्रामेटिक कुछ चीजें समझानी है, यहां खत्म हो जाता है चैप्टर इंट्रोडक्शन में ही। जो पब्लिक ऑफर है ना, जैसे पब्लिक ऑफर है ना, जिसके अंदर के पॉइंट है मैं आपको समझा, जैसे एक पॉइंट है प्रोस्पेक्टस, फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, इनके एक एक चैप्टर है। पब्लिक ऑफर के बाद, पब्लिक ऑफर के अंदर हमें सिखाया है कि प्रोस्पेक्टस होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, राइट इशू। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। प्रोस्पेक्टस प्राइवेट प्लेसमेंट है, देखेंगे आप। तो पब्लिक ऑफर के बाद प्रोस्पेक्टस है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी है, ये सब चीजें यहां पर आती है। फिर आगे आपके पास शेयर कैपिटल, ये हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा। प्रोस्पेक्टस के अंदर ज्यादा बड़ा है नहीं, जितना रजिस्टर्ड ऑफिस है उतना ही है भी। बस भाई खत्म हो जा। हाँ देखो, ये एक बार कौन सा बताया था ना आपको, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कई बार शॉर्ट नोट में, ये आ जाता है पेपर में। लायबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट, चैप्टर 8 तो कुछ भी नहीं है, 9 भी नहीं रखा था। 9 चैप्टर कौन सा है? अच्छा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 वाले में ऐसी है, चैप्टर 8 है ये और 9 प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा 9 गलत लिख दिया यहाँ पर पॉइंट, ठीक है ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगा। इसमें चैप्टर नेम आगे पीछे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ठीक करके नेक्स्ट क्लास में आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा ढंग से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पब्लिक ऑफर, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।